हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या मेरी आवाज आ रही है? एम आई विजिबल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में देयर वाज अ क्वेश्चन, राइट? और हमने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन तक किया था, है ना? ग्रेट। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं, है ना? द लास्ट क्वेश्चन वाज इफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0, है ना? ऐसा कुछ दिया हुआ है। एंड x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। इस लाइन को अपन पहचानते हैं दोस्त, है ना? इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इनक्लोज्ड एंगल है गाइस, वो इनक्लोज्ड एंगल है पाई बाई 4। जैसे कि मान लीजिए इस लाइन को हम पहचानते हैं, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन है। ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो अगर ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन है तो ये कुछ ऐसा मान लीजिए आप कि भाई ये जो है यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगा और ये एंगल अल्फा होगा, है ना? ये वाली लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p वाली लाइन नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p होगा ओरिजिन से, और ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाएगा? अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। क्लियर है? अब बोल रहे हैं क्या कि इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 4 है। तो मैंने कहा कि चलिए इसके बीच का एंगल अगर पाई बाई 4 है तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, ऐसी कोई लाइन बना लेते हैं कि भाई ये जो एंगल है गाइस, ये पाई बाई 4 है। ये एंगल है पाई बाई 4, राइट? और ये लाइन है हमने बोली ax प्लस बी वाई प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक बात है, ठीक बात है ना? दूसरी बात क्या कह रहा है कि एंड द लाइन मीट्स देम एट द सेम पॉइंट। तो एक लाइन और आ गई पिक्चर में, और ये लाइन है x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू 0। और जिन बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन की कैपेबिलिटी है उनको समझ में आ गई होगी बात कि जो तीसरी लाइन है ना, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू 0, वो इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच का रिश्ता परपेंडिकुलर रिश्ता है। कैसे सर? क्योंकि आप इसका स्लोप निकालेगा ना तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा tan अल्फा आएगा, जबकि इसका स्लोप कितना आएगा? माइनस cot अल्फा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। यानी कि वो जो लाइन जिसके बारे में ये कह रहा है ना, वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बॉस यही वाली लाइन तो हो गई फिर, यही वाली लाइन तो हो गई फिर, ये है ना, यही वाली लाइन हो गई। सोच के देखिए, यही वाली लाइन होगी, हाँ या ना? यही वाली लाइन होगी। तो ये लाइन हो गई आपकी x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल टू 0। क्यों क्यों हुई ये वाली लाइन? क्योंकि एक तो ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ये तो एक ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरा इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ओरिजिन से पास करने वाला और इस लाइन पे परपेंडिकुलर, वो तो यही लाइन है, वो तो यही लाइन है। तो अब ध्यान सुनिएगा, ये पूरा एंगल है बच्चों 90 डिग्री, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, हम ध्यान से देखते रहिएगा। ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ये है पाई बाई 4, तो ये भी पाई बाई 4, ये भी पाई बाई 4, चेक कर लो, ये भी पाई बाई 4 है ना? तो अगर ये भी पाई बाई 4 हो गया तब तो खेल खत्म ही हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो बच्चों, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 0 0 से अगर आप एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 0 0 इसमें रखते हैं तो ऊपर कितना बनेगा? मॉड p अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? मॉड p अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? इस वाले डिस्टेंस की वैल्यू होगी। अच्छा, तो ये लेंथ देखना है, ये बच्चों है p, ये लेंथ है p, है ना? आप समझते हैं। और ये एंगल है बच्चों पाई बाई 4, और ये है एंगल है 90 डिग्री। तो इस लेंथ को एक बार और निकालो। तो हम लोग को पता है कि अगर ये लेंथ p है और ये 90 है तो इधर वाला प्रोजेक्शन p cos पाई बाई 4 और ये वाला p sin पाई बाई 4, यानी ये लेंथ फिर से मुझे लग रहा है कि दिस इज p sin पाई बाई 4, दिस इज p sin पाई बाई 4। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 4 इज 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, p तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको जो चाहिए थी वो कितने के बराबर आ जाएगी? 2। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार चेक करके यस बतला दीजिए लिख के।
अगर सबको क्लियर है तो। और कोई सवाल तो नहीं था मेरे ख्याल से, है ना? ओके, क्लियर एंड डन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। इफ द पॉइंट a comma a square, if the point a comma a square lies between the lines x plus y minus 2 equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 equal to 0 and 4x plus 4y minus 3 equal to 0, then find the range of values of a. है ना? Then find the range of values of a. Come on guys, find it out. There is a point a comma a square which is lying between these two lines. अगर आप इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखिए ना दोस्त, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं ना, आप एक बार चेक कीजिए। तो मैंने क्या कहा कि x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक तो लाइन ये है, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3/4, है ना, एक लाइन है, एक लाइन है बेटा आपका x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है इसी के पैरेलल है, और उस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 3/4। उस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3/4, चेक कर लो, 3/4 है ना। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, और a कॉमा a स्क्वायर इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में, समझ रहे हो? तो a कॉमा a स्क्वायर अगर इसके बीच में है ना, तो कहीं भी हो सकता है a कॉमा a स्क्वायर इसके बीच में, मतलब इस लाइन के नीचे होना चाहिए येलो वाली, और इस वाली लाइन के ऊपर होना चाहिए, मतलब इस रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, है ना? एक तो तरीका ये सॉल्व करने का कि अभी हमने देखा था ना पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, तो मुझे दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब बोलो सर दो पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, एक ही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप ओरिजिन ले सकते हो फॉर रेफरेंस, को भी सर हमेशा ले सकते हैं ना क्या? तो आंसर डिपेंड्स, कि अगर मान लो कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ओरिजिन पास कर रही है तो फिर तो हम उसका कोई रिस्पेक्ट बतला ही नहीं सकते ना, फिर कोई दूसरे पॉइंट से देखना पड़ेगा ना, फिर यू विल हैव टू टेक सम अदर पॉइंट इन द प्लेन, राइट? आप बहुत सारे पॉइंट्स है प्लेन में, है ना, उसके हिसाब से आप सोच सकते हो, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट लें कौन सा पॉइंट नहीं लें। अभी जैसे सबसे बेस्ट पॉइंट तो 0,0 ही मिल रहा है, आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि जो बेस्ट पॉइंट है वो 0,0 ही है ना। तो 0,0 के रेस्पेक्ट में इस बात को समझेंगे, 0,0 के रेस्पेक्ट में, है ना, और इस पॉइंट की बात करें तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में 0,0 और a कॉमा a स्क्वायर आर ऑन द ऑपोजिट साइड, 0,0 एंड दिस पॉइंट आर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो क्या सिखाया गया था कि अगर ऑपोजिट साइड में है तो साइन भी ऑपोजिट होंगे सर। तो अगर 0,0 का साइन मैं इसके रेस्पेक्ट में चेक करूं, है ना, पॉजिटिव नहीं है बेटा, है ना, इस लाइन को पहले ऐसे लिखिए, x प्लस वाई माइनस 3/4 इक्वल टू 0, ऐसे लिखिए। तो 0,0 के रेस्पेक्ट में इस लाइन का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो a कॉमा a स्क्वायर का कैसा होगा, है ना, आप सभी सही सोच रहे हैं, a कॉमा a स्क्वायर भी क्या देगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 0,0 और a कॉमा a स्क्वायर का ऑपोजिट है, तो 0,0 अगर नेगेटिव दे रहा है तो a कॉमा a स्क्वायर मस्ट बी गिविंग द पॉजिटिव साइन, यानी a प्लस a स्क्वायर माइनस 3/4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब बोलोगे सर ये क्या निकाल दिया आपने? तो भाई a रखा है, a स्क्वायर रखा है माइनस 3/4, ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि 0,0 कैसा साइन दे रहा है, नेगेटिव। तो सर 0,0 नेगेटिव दे रहा है तो ये पॉजिटिव क्यों देगा? क्योंकि ये इस लाइन के ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा है, अभी बताया था लास्ट क्लास में। तब इसको तोड़िए, a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर, और चाहो तो एलसीएम ले लो पहले, 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी यहां से 4a स्क्वायर 4a की अगर हम बात करें तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको, 4×3 = 12 है ना, तो 6a माइनस 2a, तो यानी ये आ जाएगा 2a प्लस 3, और इनटू कितना आएगा भाई, 2a माइनस 1 6। तो देख लो दोबारा से, 4a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 2a 4a एंड माइनस 3, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन हाफ,
और a इज लेस देन -3/2। अब बच्चों को समझ में आया, अब बच्चों को समझ में आया है ना। अब कोई बोले सर हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, अगर आपने सिर्फ ये लगा के छोड़ दिया तो भाई a, a² इसके उधर कहीं भी लाई कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी, जबकि हमें पता है इस लाइन के नीचे भी रहना है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन के रेस्पेक्ट में तो मैंने इसको ऑपोजिट कर दिया, अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखिएगा ये और ये पॉइंट दोनों सेम साइड में है कि नहीं, आप देखो खुद से। तो 0 0 और a, a² को फिर सेम साइन देना पड़ेगा। तो 0 0 कैसा दे रहा है, नेगेटिव, तो a, a² कैसा देगा, नेगेटिव, मतलब a + a² - 2 नेगेटिव, यानी a² + 2a - a - 2 इज नेगेटिव, मतलब a + 2 into a - 1 is negative. This gives you a belongs to -2 से 1, yes or no, देख लो। अब क्या दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, आंसर इज यस, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट इसके ऊपर भी होना चाहिए और ये पॉइंट इसके नीचे भी होना चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होना है, यानी कि दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए प्लॉट कीजिए, प्लॉट कीजिए दोनों सॉल्यूशंस को। तो एक सॉल्यूशन कहेगा भैया हाफ से आगे, फिर -3/2 के पीछे, एक ये कहेगा। दूसरा कहेगा भाई मेरा -2 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी यहां से लेकर यहां तक। और हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, जो दोनों में हो, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन। ये सब बेसिक मैथ्स में बहुत सिखाया है ना, अगर नहीं पढ़ा तो फिर देखना यार। तो हल लेके इसके बीच में आएगा पहले तो, और इधर आएगा, है ना। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया है, -2 से -3/2 यूनियन हाफ से, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर, चेक कर लो। कुछ नहीं समझ में आया बच्चों, अभी के अभी बतला दो, अपन ट्राई करेंगे फिर से इसको एक्सप्लेन करने का, जो भी अगर नहीं समझ में आया हो तो। समझ में आ गया हो तो क्लियर कीजिए, डन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, लिखिएगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k for which the point 0, k lies on or inside the triangle formed by the lines करिए बच्चों, सॉल्व इसको करके देखिए। यस नितिन, दैट्स ग्रेट। सबसे पहली चीज क्या होगी भाई, इन सारी लाइंस को आपको प्लॉट कर लेना चाहिए ना। सबसे पहली चीज क्या होगी, ये सारी लाइंस को प्लॉट करना है ना। y + 3x + 2 = 0। चलिए देखते हैं, एक एक करके सबको प्लॉट करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि y + 3x + 2 = 0, तो कहां कहां काटेगा। मुझे लग रहा है, देखो इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में सबको लिखोगे ना तो अच्छा से दिखेगा आपको। 3x + y = -2, तो 3x / -2 + y / -2 = 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो x अपॉन कितना आएगा, -2/3 + y / -2 = 1। मतलब इसका दोनों इंटरसेप्ट नेगेटिव है, x पे कम है, y मतलब -2/3 है, मैग्नीट्यूड में कम है,
और 2 इधर थोड़ा सा है ना, तो यानी x को -2/3 और y को -2, मतलब ऐसा कुछ लाइन बनना चाहिए, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या, -2/3, 0 x इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, -2। तो ऐसे मैं फील पे थोड़ा बना रहा हूँ ना, फील पे बना रहा हूँ। इसका देखना, इसको 5 को उधर ले जाओ और फिर डिवाइड कर लो, तो 3i - 2x = 5 आएगा। डिवाइड करोगे तो 5 नीचे आएगा और इधर 5 आएगा, यानी इसका x इंटरसेप्ट है नेगेटिव -5/2, मतलब -2.5, मतलब इधर की साइड आएगा। है ना। इधर की साइड देखेंगे तो -2.5, मतलब इधर कहीं आएगा। एक तो ये y इंटरसेप्ट, लेकिन इसका पॉजिटिव है, इसका y इंटरसेप्ट है 5/3, मतलब एक से ज्यादा है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन कुछ ऐसी बनेगी, देख लो आप। तो ये हो गया -5/2 और ये हो गया आपका 0,5/3, 0,5/3। इस 3 को नीचे ले आएगा माइनस, जैसे इसको किया था ना वैसे इसको कर लीजिएगा, है ना। इसमें आइए, इसमें आ जाएगा y/4y/14 प्लस x/14 = 1। इसमें दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है दोस्त ये आ जाएगा 14/4, मतलब 7/2, यानी 3.5, और इधर हो गया 14, है ना। तो ये तो बहुत आगे चला जाएगा इधर, और इधर 7/2, मतलब इधर की साइड कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, और ये वाली लाइन ऐसे जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये हो गया 0,7/2 और ये हो गया 14,0। इसमें अगर डायग्राम आपने सही बना लिया ना दोस्त, इसमें अगर डायग्राम आपने सही बना लिया ना, आपका 99.99% काम हो गया। अब बोलोगे सर कैसे, सर काम कैसे हो गया? क्योंकि पॉइंट तो 0, के इसके अंदर होगा। तो सबसे पहला कॉमन सेंस हम यूज करेंगे कि 0, के कहीं भी नहीं हो सकता। 0, के की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 है, मतलब 0, के हमेशा y एक्सिस पे होगा। यानी 0, के अगर इस ट्रायंगल के अंदर है और y एक्सिस पे, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि 0, के यहीं हो सकता, बस यहीं पर, इतना ही दूर, अगर ये ट्रायंगल के अंदर है। यानी कि k की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है दोस्त, k की वैल्यू 5/3 यानी 1 पॉइंट समथिंग से 7/2 यानी कि 3.5 तक जाएगी। तो इसकी कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू दिख रही है मुझे, 2 एंड 3, यानी हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, आंसर इज 2। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज, आंसर इज 2। तो पूछ रहा है लाइज इनसाइड दिस नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, है ना। तो ये देखिए, ये बड़ा स्पेशल सा पॉइंट हो गया 0, के, है ना। तो इसमें मुझे कुछ चेक नहीं करना पड़ा, मुझे ट्राइंगल प्लॉट करना पड़ा और सीधा सीधा देख लिया। अगर मान लो ऐसा नहीं आता तो फिर क्या सोचता मैं, सुनना ध्यान से, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ता कि भाई 0, के अगर इस ट्राइंगल के अंदर है और ओरिजिन बाहर है, तो फिर मैं बोलूंगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में 0, के और ओरिजिन का साइन ऑपोजिट होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और इसका साइन सेम होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और 0, के का साइन सेम होगा। फिर मुझे इस तरीके से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे बहुत इजी हो गया सवाल। कैसे? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं 0, के यही होगा, है ना। इसको करने का मेथड 1 वो भी है, ये मेथड 2 होगा ऑफ कोर्स, ये बेटर है। तो मेथड 1 वो भी है कि 0, के मैंने बोल दिया कि भाई इधर की साइड कोई पॉइंट है, अगर आपने y एक्सिस प्लॉट नहीं की तो आपने बोला 0, के अंदर का पॉइंट है, तो 0, के और 0, 0 ऑपोजिट साइड इस लाइन के रेस्पेक्ट में, 0, के और 0, 0 इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइन, और इस लाइन के भी सेम साइन, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन। क्या क्लियर हुआ बात सबको? देख लीजिए, अगर बात क्लियर है तो बताइए फटाफट से। चलिए, अगर हम इस चीज को अगर अच्छे से समझें तो हमारे को ये समझ में आना चाहिए कि फिर जो हमारा प्रीवियस सवाल था, ये वाला सवाल है ना, इसका एक और मेथड हम ट्राई मार सकते हैं, इसका एक और मेथड ट्राई मार सकते हैं। अब बोलोगे सर क्या मेथड ट्राई मार सकते हैं, सुनिएगा। इसका जो मेथड 2 है, अगर आपको समझना हो तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना। अगर मेथड 2 समझना हो तो ये एक लाइन थी x+y = 4/3, और ये लाइन थी आपकी x+y = 2, है ना। ये वाली लाइन थी x+y = 2, और ये हो गई x+y = 3/4। तो ये हमने मेथड 1 देख लिया था, है ना, ये हमने मेथड 1 देख लिया था, सॉरी
ये मेथड 1 देख लिया था। इसका हम मेथड 2 भी इजीली बतला सकते हैं। ये x प्लस वाई इक्वल टू 3/4 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 2। जिस पॉइंट का जिक्र हो रहा है ना दोस्त, a कॉमा ए स्क्वायर, ये इसके लाइन के बीच में कहीं भी नहीं हो सकता है। a कॉमा ए स्क्वायर अपना एक खुद का एक लोकस है। अब बोलोगे सर इसका खुद का लोकस क्या है a कॉमा ए स्क्वायर का? इजी है निकालना, इजी है निकालना। जैसे हम लोकस को कैसे मानते हैं कि हम मूविंग पॉइंट को h कॉमा के मानेंगे, तो यानी h को a लेंगे और k को a स्क्वायर लेंगे। h के मानते हैं मूविंग पॉइंट को और वेरिएबल टर्म को आउट करते हैं। तो मैंने h को a स्क्वायर मान लिया और k को a स्क्वायर मान के a को आउट करता हूं। तो कैसे देखना, यहां पे k इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं h स्क्वायर, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सोचो, तो मैं अगर बोलूं a कॉमा ए स्क्वायर, तो आपको ये चमकना चाहिए कि ये इसी कर्व पे लाई करेगा, ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ऑन द रॉक्स नहीं, ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे लाई करेगा a कॉमा ए स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाना तो आसान है ना दोस्त। कैसे बना सकता हूं सर? एक सिंपल ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से 11th के बच्चे भी जानते हैं और ड्रॉप ईयर में तो बच्चों को जानना ही चाहिए, है ना। ऐसा तो क्या ये वाला क्वेश्चन जो है अब कुछ कुछ प्रीवियस वाले के साथ मिलता जुलता दिख रहा है क्या? ये देखना, ऐसा कर्व बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो यानी इन दोनों लाइंस के बीच का कर्व चाहिए मुझे, सुनना ध्यान से। तो अगर इनके बीच का कर्व चाहिए तो कौन सा पोर्शन हो सकता है? एक तो ये वाला, है ना, और एक ये वाला, ये पोर्शन, है ना। तो इन दोनों के लाइंस के बीच में होना चाहिए कॉमा स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे ये लाई कर रहा है हमेशा। नहीं समझ में आया तो बोल देना यार, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे ये लाई कर रहा है, तो कौन सा पोर्शन बनेगा? एक ये वाला पोर्शन बनेगा और एक ये वाला पोर्शन बनेगा। अब क्या करें सर? तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहले सॉल्व करो विद द लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व इट। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज 0। देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका एक रूट तो 1 होगा ही होगा और दूसरा रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट से -2 निकाल दीजिएगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -2 और इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 1। y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। वैसे मुझे चाहिए नहीं इसका y कोऑर्डिनेट, सुनना ध्यान से। अगला इसके साथ सॉल्व कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3/4 या 4x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कीजिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखिए, 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो फिर से जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से 6x माइनस 2x माइनस 3, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी -3/2 और एक आएगी हाफ। देख लो, तो यानी इसका x कोऑर्डिनेट -3/2, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और इसका x कोऑर्डिनेट हाफ। अब आप सोचो a का वैल्यू निकालना है, तो इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट ही तो a है, इन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट ही तो a है। तो a का अगर आपको मान निकालना है कि a कहां से कहां तक आएगा, तो सुनना ध्यान से, a कहां से शुरू होगा? a शुरू होगा -2 से, है ना। ये देखना, ये थोड़ा सा इससे पीछे है, ये इधर की साइड है, ये थोड़ा आगे है। तो a यानी कि x कोऑर्डिनेट, तो x कहां से कहां तक जा रहा है? -2 से -3/2। देखो ना, यहां से यहां तक -2 से -3/2, फिर कहां से कहां तक गया? यूनियन, उसके बाद यहां से शुरू होगा, यहां से यहां तक चलेगा, यानी हाफ से 1। क्या मेथड 2 सबको समझ में आया? यही आंसर आया उससे भी, देखो क्या मेथड 2 सबको समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से, है ना, कुछ बच्चों का तो डन आ गया है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लाइन की। जैसे हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन देखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में जैसा कि आपने देखा होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, और भी देखे हैं ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म देखा, 2 पॉइंट फॉर्म देखा, नॉर्मल फॉर्म द लाइन देखा। इस तरीके से एक और काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन।
पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं। बोलोगे सर पैरामीटर का क्या मतलब होता है ना? पहला तो एनकाउंटर यहीं पर गड़बड़ाता है कि भाई सर पैरामीटर का क्या मतलब है। तो दोस्त पैरामीटर को देखकर जरा टेंशन ना ले, है ना, क्योंकि मुझे पैरामीटर का क्या मतलब होता है, हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है लाइन का उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म लाइन दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म। कोई बोले सर पैरामीटर किसको कहेंगे, तो पैरामीटर मतलब एक वेरिएबल चीज को हम इसमें इनपुट करेंगे अदर देन एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई तो खुद में वेरिएबल है ही, क्योंकि वो पॉइंट लाइन के ऊपर मूव करता रहता है। उसके अलावा भी एक पैरामीटर यूज करेंगे, मतलब एक ऐसी चीज जो चेंज होगी, और वो चेंज अगर होगी तो वो लाइन के ऊपर के सारे पॉइंट्स को देगी। क्लियर हुआ कि हम लोग बोले कि एक ऐसी चीज जो चेंज होगी और चेंज होने पर वो लाइन के ऊपर के सारे कोऑर्डिनेट्स देगी। अब बोलोगे सर वो क्या चीज है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, समझते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले लिख लो एक लाइन, है ना, पहले एक लाइन लिखो सभी बच्चे। टू फाइंड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, to find the parametric equation of a line which is passing through, to find the parametric equation of a line which is passing through x1 comma y1, to find the parametric equation of a line which is passing through x1 comma y1, to find the parametric equation of a line which is passing through the point x1 comma y1 and making an angle theta, with the positive direction of x-axis, and making an angle theta with the positive direction of x-axis, and making an angle theta with the positive direction of x-axis. ठीक है, to find the parametric equation of a line which is passing through x1 comma y1 and making an angle theta with the positive direction of x-axis. बोलोगे सर क्या है, तो लिखा हुआ है कि भाई एक ऐसी लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी है जो x1 y1 से पास कर रहा है, जो x1 y1 से पास कर रहा है, और ये थीटा एंगल बना रहा है दोस्त। और कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कोई बोले अरे सर ये तो बहुत इजी है लिखना, लिखे ना, आइए ना लिखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे लिख दिया बच्चे ने, y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या ये गलत है सर? नहीं नहीं, ये लाइन तो है, लेकिन जो आपको कहा जा रहा है वो नहीं है। आपसे बोला जा रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन नहीं, ये लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही है उस लाइन की इक्वेशन। लेकिन जब पैरामीट्रिक इक्वेशन पूछता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उस पैरामीटर के थ्रू लाइन की इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, और वो जो पैरामीटर चेंज होगा तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर वो पैरामीटर हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हम वो पैरामीटर सिलेक्ट कर रहे हैं x1 y1 से एक अलजेब्रिक डिस्टेंस। हम वो पैरामीटर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा, x1 y1 से अलजेब्रिक डिस्टेंस क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, x1 y1 से अलजेब्रिक डिस्टेंस। अब बार बार वर्ड आ रहा होगा अलजेब्रिक डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सुना सुना लग रहा है सर, लेकिन अलजेब्रिक डिस्टेंस का क्या मतलब है। तो भाई डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहता है। अलजेब्रिक डिस्टेंस के साथ एक अपन बोल सकते हैं कि एडवांटेज है, अलजेब्रिक डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, अलजेब्रिक डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, ये अपना साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। यानी हम एक ऐसी वैल्यू ले रहे हैं जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज कर लो कि हमने बोला भाई x1 y1 से एट एन डिस्टेंस r, समझना है ना, x1 y1 से एट ए डिस्टेंस r कोई एक पॉइंट होगा ऑफ कोर्स होगा, है ना, r को आप चेंज करोगे ये पॉइंट चेंज होता जाएगा, इसी पॉइंट को मैंने xy कह दिया। तो आपको चमका पैरामीटर कौन हुआ, फिर यहां पे पैरामीटर हुआ दोस्त r इज द पैरामीटर। r के चेंज होने पे आप समझना x1 y1 तो फिक्स पॉइंट है, क्योंकि हमें बोल दिया ना कि जो लाइन है वो x1 y1 से पास कर रहा है और उसका जो एंगल है x एक्सिस से वो थीटा है, तो थीटा फिक्स है, x1 y1 फिक्स है। तो मैंने बोला कि r अलजेब्रिक डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, वेरिएबल पॉइंट xy। तो आप सोचो ना, r जब चेंज होगा नहीं तो ये पॉइंट चेंज होगा। जैसे r इक्वल टू 1 पे अगर कोई पॉइंट आता है तो 2 पे डिफरेंट पॉइंट आएगा ना यार, 3 पे डिफरेंट पॉइंट आएगा, -1 पे डिफरेंट पॉइंट आएगा, -2 पे डिफरेंट पॉइंट आएगा। जब भी आप r पॉजिटिव लोगे हमेशा पॉइंट इसके ऊपर मिलेगा,
जैसे ही आर नेगेटिव लोगे तो पॉइंट नीचे मिलेगा। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, आर पॉजिटिव पे ऊपर, आर नेगेटिव पे नीचे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको मेरी बात समझनी है ना, कि हम पैरामीट्रिक कैसे क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आर जो है अलजेब्रिक डिस्टेंस है। अलजेब्रिक का माने क्या हुआ सर? अलजेब्रिक का माने हुआ कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सोचना ही नहीं है ना, सिंपल कि आर इज द पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस किया गया है। और वो कहां से दूरी है, वो कहां से अलजेब्रिक डिस्टेंस है? वो अलजेब्रिक दूरी है आपकी x1 y1 से। आर पॉजिटिव होगा तो किधर के पॉइंट्स मिलेंगे सर? लाइन में x1 y1 के ऊपर के पॉइंट्स मिलेंगे। आर नेगेटिव है तो किधर के पॉइंट्स मिलेंगे सर? जब x1 y1 के नीचे के। ये वाला लास्ट पार्ट वाला सर क्लियर कीजिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी नहीं, बाद में, है ना, थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में करेंगे। तो अभी तक क्लियर हो गया कि वो जो अलजेब्रिक डिस्टेंस है वही आपका पैरामीटर है। अब हम क्या करते हैं कि लाइन की इक्वेशन को पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर लिखना है तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के हम r के टर्म्स में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरी चीज को, नहीं समझ में आएगा, आई एम विथ यू, मैं समझा दूंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। सुनिएगा अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, सुनिएगा। ये अलजेब्रिक डिस्टेंस देख लिया आपने, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं गाइस, परपेंडिकुलर देखिएगा, ये एक और परपेंडिकुलर और इधर से इस पे परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए। एक चीज समझिएगा, ये एंगल कितना हो गया बच्चों? ये एंगल हो गया थीटा। ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो गया? थीटा, है ना, ये भी एंगल थीटा हो गया। अच्छा एक चीज और समझिएगा, ये वाला लेंथ कितना होगा? इजी है निकालना, इजी है निकालना, है ना। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y है, इसका अगर y1 है, x1 y1, तो इसका क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो x होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, यानी x y1 होगा। समझ में आया? समझ में आया ये पॉइंट? देखिएगा ध्यान से, इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होना है, तो इसका y कोऑर्डिनेट अगर y1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी y1 होगा। अच्छा ये एक वर्टिकल लाइन है, तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो इसका भी x कोऑर्डिनेट x होगा। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, ये वाला लेंथ कितना हुआ? ये वाला लेंथ हुआ साहब y माइनस y1। ये वाला लेंथ हुआ y माइनस y1। कोई पूछे सर ये वाला लेंथ कितना हुआ साहब? तो ये x है और ये x1 है, तो ये लेंथ हो गया बच्चों x माइनस x1। क्या हम ये x माइनस x1 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? यस। क्या हम इस y माइनस y1 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं? आंसर इज अगेन यस। x1 y1 ध्यान रखिएगा फिक्स्ड है। अच्छा ये लेंथ भाई साहब r है, ये लेंथ भाई साहब r है, ध्यान से देखिएगा, ये भाई साहब लेंथ है r और ये एंगल है थीटा। तो अगर ये r है, ये थीटा है, तो उसका ये वाला प्रोजेक्शन कितना होगा? r cos थीटा। और अगर ये r है, ये थीटा है, तो इसका ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो गया? r sin थीटा। थीटा भी फिक्स है। तो मैंने जैसा कहा था वो मैं करके दिखा रहा हूं अब, कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट को हम r के टर्म में लिख रहे हैं। ये है इसका पैरामीटर की इक्वेशन। ये है इसका पैरामीटर की इक्वेशन, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। बोलोगे ये क्या 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 मचा दिया सर, क्या मचा दिया ये? सुनना ध्यान से, है ना, सुनना ध्यान से, तभी समझ में आएगा। आपको मैंने जैसा अभी कहा था कि x, y इज अ मूविंग पॉइंट ऑन दिस लाइन। x, y इस लाइन के ऊपर का एक मूविंग पॉइंट है, बहुत क्लियर समझ लेना बात को, है ना। x, y क्या है? मूविंग पॉइंट। अब बोलोगे सर r जैसे जैसे चेंज होगा, x1 y1 फिक्स है, थीटा फिक्स है, तो जैसे जैसे r चेंज होगा, आपको दिख रहा है ये x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। ये समझ में आ गया होगा कि r जैसे जैसे चेंज होगा, यू पुट डिफरेंट r, जैसे r की वैल्यू आपने 0 ही रख दी साहब, तो x इक्वल टू x1 आ जाएगा, y इक्वल टू y1 आ जाएगा। मतलब x1 y1 से 0 डिस्टेंस पे पॉइंट, तो 0 डिस्टेंस पे पॉइंट तो खुद x1 y1 ही होगा ना। जैसे ही तुमने r की वैल्यू 1 रख दी दोस्त, तो x इक्वल टू x1 प्लस कॉस थीटा, y1 प्लस साइन थीटा, यानी कि x1 प्लस कॉस थीटा, y1 प्लस साइन थीटा, वो ऊपर मिलेगा। लेकिन कोई बोले नहीं नहीं मैंने r को -1 लिया सर, तो x1 माइनस कॉस थीटा, y1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये इसी से एक यूनिट पीछे आ जाएगा। यानी आपको यहां फील आ गया कि r इज द पैरामीटर जिसके चेंज से इस लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आए जा रहे हैं, है ना। इसी को एक और तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, इसी को देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, देख लेना, है ना, कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r।
दिस इज अनदर वे टू राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई, आर के पॉजिटिव निगेटिव वाली बात अभी रहती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी चीज अटक रही हो तो बता दीजिएगा, है ना, बाकी लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब हम लोग उस पार्ट पे आते हैं जिसमें मैंने बोला था कि आर पॉजिटिव होने के कारण, है ना, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है ना। आर पॉजिटिव होगा तो मैंने क्या बोला था कि भाई ऊपर की साइड का पॉइंट आएगा और आर नेगेटिव में नीचे की साइड का पॉइंट आएगा। इस बात को अब हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं ना। अब देखो दो बात हो सकती है ना, लाइन का जो स्लोप है वो एक्यूट हो सकता है, मतलब थीटा जो है वो एक्यूट हो सकता है या ऑब्ट्यूज हो सकता है। मान लीजिए थीटा एक्यूट है, मतलब ऐसी लाइन होगी। थीटा अगर एक्यूट है तो आई कैन सजेस्ट यू कि ऐसी कोई लाइन आएगी और x1 y1 पॉइंट कहीं भी मान लीजिए आप, तो जो x1 y1 पॉइंट है वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। देखो तो मान लीजिए x1 y1 यहां आ रहा है ना, सुनते रहना बेटा, समझ में आ जाएगा सब। जैसे अब r मान लो तुमने पॉजिटिव लिया, ये थीटा है, थीटा एक्यूट है। थीटा एक्यूट का मतलब cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। और आपने क्या बोला कि भाई इक्वेशन है x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, ये है इक्वेशन। ये अब सोचना, अब आराम से सोचना है ना, यू हैव सफिशिएंट टाइम। अगर r तुमने पॉजिटिव लिया तो देखो थीटा एक्यूट होने के कारण cos थीटा sin थीटा दोनों पॉजिटिव है। तो अगर r तुमने पॉजिटिव लिया तो बेटा ये चीज समझिएगा कि भाई ये तो इसमें जुड़ेगा ना भाई, ये तो पॉजिटिव हुआ r cos थीटा, क्योंकि cos थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो x1 प्लस r cos थीटा मतलब x1 में कुछ बढ़ेगा और y1 में भी कुछ बढ़ेगा। अब देखो पॉइंट तो लाइन के ऊपर ही मिलना है और r डिस्टेंस पे पॉइंट मिलना है, तो जब r पॉजिटिव हुआ और x1 में भी इंक्रीमेंट हुआ, y1 में भी इंक्रीमेंट हुआ, तो पॉइंट कहां मिलेगा, ऊपर ही तो मिलेगा, तभी तो x1 y1 बढ़ा। लेकिन जैसे ही r नेगेटिव हुआ, सोचो, तो r नेगेटिव हुआ तो x1 में भी कुछ कम हुआ, मतलब नीचे की साइड आएगा, y1 में भी कुछ कम हुआ, नीचे की साइड आएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना कि x1 नेगेटिव y1 नेगेटिव, x1 नेगेटिव मतलब पीछे और y1 नेगेटिव मतलब नीचे, तो अल्टीमेटली इस लाइन पे नीचे की साइड ये पॉइंट्स आएंगे और r पॉजिटिव है ऊपर के साइड। ये क्लियर हुआ कि अगर थीटा एक्यूट है, थीटा एक्यूट है, तो जो मैं कह रहा था आप सबको समझ में आया क्या, कि r पॉजिटिव मतलब ऊपर के साइड के पॉइंट और r नेगेटिव मतलब नीचे की साइड के पॉइंट। कहां से ऊपर नीचे, x1 y1 से ऊपर नीचे, है ना। और किधर, लाइन के ऊपर ही, लाइन के ऊपर ही, क्योंकि पॉइंट ऑब्वियस सी बात है हमेशा लाइन पे ही होगा। अच्छा अब हम थीटा को ऑब्ट्यूज लेते हैं गाइस, तो थीटा को ऑब्ट्यूज लोगे मतलब ऐसा कुछ मान लो आप, और x1 y1 को कहीं भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो अपने हिसाब से। तो हमने बोला फिर से इस पे आइए, अब थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा बेटा नेगेटिव हो गया और sin थीटा पॉजिटिव हो गया। अब फिर से इसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज कीजिए, एनालाइज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा तो एनालाइज करना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ी तो बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, है ना, रटने से तो कितना चलेगा काम, है ना, कि मैंने बोल दिया भाई आर पॉजिटिव पे ऊपर रट लो, आर नेगेटिव पे नीचे रट लो, तो थोड़ा देखो समझो, है ना, तो थोड़ा सा क्लैरिटी भी आएगी धीरे धीरे। तो cos थीटा अगर आपने नेगेटिव लिया तो भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखते रहना। अब आर तुमने पॉजिटिव लिया दोस्त, अब क्या होगा, cos थीटा नेगेटिव ऑलरेडी और आर तुमने पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव हुआ, लेकिन ये कैसा हुआ, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, x1 में कुछ कमा और y1 में कुछ बढ़ा। तो अगर x1 y1 यहां है दोस्त, तो x1 में तुम थोड़ा कम करो, सोचो, और y1 को बढ़ाओ, तो x1 में कम करोगे तो इधर जाओगे और y1 को बढ़ाओगे तो ऊपर जाओगे, मतलब किधर की साइड आएगा पॉइंट, ऊपर की साइड। लेकिन जैसे ही तुमने r को नेगेटिव लिया तो r नेगेटिव cos थीटा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब x1 प्लस समथिंग, मतलब x1 में कुछ बढ़ा, और यहां पे ये नेगेटिव तो y1 में कुछ घटा, तो x1 में पॉजिटिव मतलब बढ़ा और y1 नेगेटिव, x1 पॉजिटिव मतलब इधर की साइड भागेगा और y1 नेगेटिव मतलब नीचे की साइड, तो मतलब इधर और इधर के हिसाब से किधर जाएगा, नीचे की साइड। तो क्लियर हो गया क्या कि थीटा एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, है ना, r पॉजिटिव का मतलब हो गया कि लाइन के ऊपर की साइड, x1 y1 से ऊपर और x1 y1 से नीचे, कब, जब r नेगेटिव है। तो अगर क्लियर है तो डन कर दीजिए, क्लियर एंड डन, है ना।
नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन, अ लाइन पासिंग थ्रू a line passing through a line passing through capital A x1 y1 a line passing through capital A x1 y1 and making an angle theta with positive direction of x axis intersects a line ax plus by plus c equal to 0. Find modulus of AP by. करिए सॉल्व। कोई कह रहे इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक लाइन है which is passing through x1 y1 and making angle this तो भाई मेरे क्या हो रहा है कि x1 y1 से पास तो कर रहा है और ये एंगल भी थीटा बीटा बना रहा है, वो सब सही है, और ये एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन है बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये पॉइंट है A और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट P पे। आप समझ रहे हो? A line passing through A x1 y1 and making an angle theta with the positive direction of x-axis intersects a line this at the point P. नहीं लिखा हुआ है, intersects a line this at point P, है ना, ये थोड़ा मिस हो गया लगता है। Find modulus of AP। तो हम लेके P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ AP बतलाना है, तो मैं इसको R मान लेता हूं। कोई बोले सर ये ऊपर या नीचे कैसे पता चलेगा? तो भाई कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसका मॉड निकालना है। यस सर, नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर R का मॉड निकालना है तो R पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, क्या ही फर्क पड़ेगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने क्या बोला कि P के पॉइंट को हम लिख सकते हैं कैसे? अभी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे ना, x इक्वल टू कितना, समझते हुए चलिएगा, है ना, नहीं समझ में पूछिएगा। तो x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा, समझते हुए चलना है ना, समझते हुए चलना है। तो ले क्या कि x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, तो अगर r डिस्टेंस पे मैंने इसको लिया है तो यही पॉइंट P तो हो गया ना x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, है ना, समझते हुए चलना है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो P पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब सेटिस्फाई करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू x1 प्लस आर कॉस थीटा, b इंटू y1 प्लस आर साइन थीटा और प्लस c इक्वल टू 0, प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहां से कितना आएगा देखना, ax1 प्लस by1 प्लस c, एक तो ये पार्ट आ गया, है ना, और r के साथ क्या आएगा, r के साथ आएगा भैया a cos थीटा और प्लस b sin थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। और तुम्हें r का मॉडुलस निकालना है दोस्त, तो मॉडुलस निकालना है तो ये माइनस आएगा, लेकिन गोली मारो इसको, ऐसे लिख दो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा। क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई कि अगर इसका मॉड निकालेंगे तो माइनस साइन खत्म हो जाएगा? क्योंकि देखो ये इधर ले जाओगे ना तो माइनस ऑफ आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c, उसको मैंने माइनस को हटाया क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मॉड लगा के खेल खत्म हो जाएगा। देख चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से डन है सबका। अच्छा, यहां से हम एक आपको और बहुत अच्छी चीज बताने वाले हैं ना, यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। जैसे याद हो
कि x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद है आपको? तो ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे कोई कहता है कि x1 y1 से सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलाइए सर, सुनना ध्यान से, ये है बेटा x1 y1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सुनना ध्यान से, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो r की मिनिमम वैल्यू होगी, यस और नो? x1 y1 से कोई बोलता है इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलाओ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैंने क्या कहा कि मैंने ये डिस्टेंस r निकाल लिया, अभी ये डिस्टेंस r निकाला, तो जब परपेंडिकुलर लोगे बेटा, एक चीज खुद ही सोच के बताओ, जब परपेंडिकुलर लोगे तो आपको यही वाले डिस्टेंस मिनिमम चाहिए ना, क्योंकि देख रहे हो ना कि ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, इसके अलावा जो भी डिस्टेंस लोगे वो सब बड़ा होगा इससे। तो मैंने क्या कहा कि मुझे इसका मिनिमम कर देना चाहिए, इसका मिनिमम करने के लिए मुझे नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, और आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम इसका, मैंने आपको बता रखा है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम होता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ऊपर आप देख रहे हैं मॉड ऑफ x1 प्लस by1 प्लस c होगा, और इसको मिनिमाइज करने के लिए नीचे वाले का मैक्सिमम रखिएगा, खट से कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका प्रूफ हो गया। चलिए भाई, क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in what direction the point, sorry, in what direction a line through the point a 1, 2 must be drawn so that its intersection point P with the line x plus y equal to 4 is at a distance of root 6 upon 3 from A, है ना, फ्रॉम ए। करके देखिए इसको, ओके गाइस, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, काफी समय दे दिया मैंने आपको, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम एक लाइन को बनाएं थ्रू a1, 2, है ना, थ्रू a1, 2, so that its intersection point P with this line is at a distance of root 6 upon 3. Come on, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। पहली चीज है कि एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको बना दिया मैंने, ये देखो 1, 2 कहां है, तो देखो इन व्हाट डायरेक्शन लाइन थ्रू a 1, 2, 1, 2 इधर कहीं होगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 1, 2 इधर होगा, क्योंकि बेटा जो साइन 0, 0 देगा और 1, 2 अगर सेम साइन दे रहा है तो दोनों एक साइड लाई करेगा, जैसे 0, 0 नेगेटिव दे रहा है तो 1, 2 भी तो नेगेटिव दे रहा है, तो यानी ये इधर की साइड ही होगा। और ऐसे भी देख लो ना, अगर x को 1 लोगे तो y की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तब इस लाइन पे आएगी, तो इसके नीचे ही रहेगा, है ना, ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा अब सुनना, जैसे हमने क्या बोला साहब कि इससे अगर मान लो एक परपेंडिकुलर लाइन होती
तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आता ही है। 1,2 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 2 3 3 - 4 1/√2। ये डिस्टेंस है 1/√2। ये डिस्टेंस जो √6/3 है वो ये 1/√2 से बड़ा है ना। √6/3 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1/√2। आप देख लो, √12 क्या बड़ा नहीं है 3 से? स्क्वायर कर लो, 12 9 से बड़ा होता है। तो हमें एक लास्ट में ट्रू रिजल्ट मिला, मतलब ये रिजल्ट ट्रू था, है ना, पॉजिटिव है दोनों साइड। तो यानी अब आप सोचो कि अगर जो डिस्टेंस मिनिमम है ना वो 1/√2 है, √6/3 अगर ज्यादा डिस्टेंस है, तो पहला कंक्लूजन आपके सामने, पहला कंक्लूजन कि भाई दो लाइंस आएंगी, दो लाइंस आएंगी। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो जल्दी बतलाओ, दो लाइंस आएंगी कैसे सर? हम लोग लेके अगर डिस्टेंस √6/3 1/√2 से जैसा कि देख रहे हो आप बड़ा है, तो एक ऐसी कोई लाइन आएगी, तो एक ऐसी भी लाइन आएगी, लाइंस लाइक दिस, जो डिस्टेंस 1/√2 से बड़ा लेंगी। मतलब ये डिस्टेंसेस कितनी है बच्चों? ये डिस्टेंसेस है √6/3, ये डिस्टेंसेस है √6/3। समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो तो एक बार यस लिखो पहले तो, यहां तक। चलिए, तो मेरे ख्याल से बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ रहा है, गुड। तो हमने लेके √6/3 भाई इसका डिस्टेंस हमें चाहिए है ना। अब सोचो ये 1,2 से तो ऊपर का पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट, दोनों ही पॉइंट। मैं इस पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं, तो जो इसके लिए ट्रू होगा वही इसके लिए ट्रू होगा, क्योंकि देखो दोनों ही इससे √6/3 पे। हाँ, इनके थीटा अलग अलग होंगे, लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं थीटा क्या है, तो मैंने थीटा जनरल मान लिया। तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना लिख सकता हूं? 1 + √6/3 cos थीटा, अभी बताया था ना, x1 + r cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? 2 + √6/3 sin थीटा, y1 + r sin थीटा। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। कोई बोले सर ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट, तो इसके लिए थीटा डिफरेंट होगा, कोऑर्डिनेट तो ऐसा ही आएगा 1 + √। जब तक थीटा नहीं पता तब तक मुझे कुछ नहीं पता है ना, तब तक मैं बोल सकता हूं कि दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मुझे ऐसे ही लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई कराओ ना। तो 1 + √6/3 cos थीटा है ना, ये x था, फिर प्लस 2 + √6/3 sin थीटा, और -4 = 0, -4 = 0। तो अब इन दोनों को अगर इकट्ठा करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? √6/3 cos थीटा + sin थीटा। किन दोनों को इकट्ठा किया? इन दोनों। और ये देखना 1 + 2 3, और 3 - 4 = -1, तो उसको उधर ले जाओ तो =1 हो गया। अच्छा, तो इसको इधर ले जाओ, तो cos थीटा + sin थीटा, इक्वेशन आ गई भाई 3/√6, 3/√6। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाया है ना, फिर भी अगर नहीं सीखा तो फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह के सवालों में मैंने बताया था √a² + b² से डिवाइड करते हैं ना, तो 1/√2 cos थीटा + 1/√2 sin थीटा = 3/√6 × 1/√2, यानी कि 3/√12, √12 मतलब 2√3। इधर से क्या आएगा बच्चों? साइन ऑफ थीटा + π/4 है ना, इक्वल टू ये √3 कट जाएगा तो ये √3/2 है। तो अब सोचो थीटा + π/4 क्या हो सकता है? एक तो π/3 और दूसरा 2π/3। नहीं समझ में आया बताइएगा, क्योंकि साइन π/3 भी √3/2 होता है और साइन 2π/3 भी √3/2 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? π/3 - π/4 है ना, इधर क्या आएगी? 2π/3 - π/4। ठीक है, तो ये 60 में से 45 गया, तो एक तो हो गया 15 डिग्री, और 120 में से 45 गया तो दूसरा हो गया मुझे लग रहा है 75 डिग्री। देख लो, तो मतलब एक एंगल जैसे 15 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा? 75 डिग्री, है ना, 75 डिग्री। देख लीजिए किस पार्ट को रिपीट करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने तो एक एक चीज पूछा ही, आप लोगों ने यस किया था। पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखा है, ये x1 y1 की तरह ट्रीट कीजिए। एंगल हमने इसको थीटा माना इनिशियली,
इसको भी थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया, उसकी वैल्यूज आ गई अब, है ना। तो 1,2 से अगर r डिस्टेंस, r जो कि है √6/3, तो बताया था x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा, ये पॉइंट आ गया ऑन दिस x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन। तो इसको हमने उठा के सेटिस्फाई करा के इक्वेशन बना के थीटा निकाला। तो एक का थीटा आया 75, एक का थीटा आया 15। चलिए, सबका डन ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क टाइप के लिए है ना, आप लोग कीजिएगा। लेट A 3,2 and B 7,4, find C such that ABC is an equilateral triangle. है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लाइन थ्रू कैपिटल A -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0, and x minus y minus 5 equal to 0 at B, C, D respectively if (15 upon AB का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 अपॉन AD का होल स्क्वायर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हमने एक्सरसाइज 1 में कहां तक कर लिया था? 1 to 20 कर लिया था ना, मुझे भी लग ही रहा था। ओके, तो एक्सरसाइज 1 में आपका होमवर्क है गाइस 21 to 30। हमने डिस्कस तो कर लिया था ना इसको। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार, है ना। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में कुछ है क्या देने लायक? एक्सरसाइज 3 कर सकते हो यार। चलो अगली क्लास में देते हैं, ना, अगली क्लास में देते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी अपन अगली क्लास में करते हैं। बाकी जो क्लास में दिए हैं सवाल वो कर लेते हैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।